Welcome friends. Today we are discussing about Financial Reporting Test 2 for CA Final Old course. Let's moving towards question 1. As a part of staff welfare measures, Y Company Limited has contracted to lend to its employees sum of money at 5% per annum rate of interest. The amount lent are to be repaid in 5 equal installments for principal along with interest. The market rate of interest is 10% per annum for comparable loans. Y lent rupees 16 lakh to its employees on 1st of January 2001. Following the principles of recognition and measurement as laid down in Ind AS 109, you are required to record the entries for the year ended 31st December 2001 for the transactions and also compute the value of loan initial to be recognized and amortized cost for all subsequent years. For the purpose of calculation, following discounting factors at interest rate of 10% per annum may be adopted. At the end of the year, ये हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है निकाल के. तो क्वेश्चन इंड एस 109 में से है, लोन का क्वेश्चन है कि स्टाफ को लोन दिया हुआ है. देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले तो उन्होंने जो लोन दिया हुआ है उसको आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में डिवाइड कर लेना है. प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में आप कैसे डिवाइड करोगे? जैसे हमारा 16 लाख का लोन है और 5 किस्तों में हम उसको पे कर रहे हैं. 3,20,000 की हमारी एक एक किस्त जैसे बन रही है, तो 3,20,000. 16 लाख के ऊपर 5% हम अपना इंटरेस्ट लेंगे 80,000 हमारा इंटरेस्ट आ गया. 3,20,000 प्रिंसिपल है और इन दोनों को मिला के जो हमारी है मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है 4 लाख की. तो जो हमारा अगला इंटरेस्ट है 3,20,000 पे हो जाएगा 2001 में. 16 लाख में से 3,20,000 गए, जितना बचता है उस पर फिर आप 5% लगाएंगे तो 64,000 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा. इसी तरह से आप अगले 2003, 2004, 2005 में भी इसी तरह से करेंगे तो आपकी इंस्टॉलमेंट्स निकल के आ जाएंगी. उन इंस्टॉलमेंट्स को आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी जितना आपने लोन देना है. तो वो आपकी वैल्यू आ रही है 14,06,272. उसके बाद में है कैलकुलेशन ऑफ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ लोन टू एम्प्लॉयज़. तो हमने लोन निकाला है 14,06,272 का, जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है उसको हमने अमोर्टाइज करना है. अमोर्टाइज किस पे करना है? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि 10% जो है हमारा मार्केट रेट है जिस पे हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला है. तो वही 14,06,272 के ऊपर 10% हम अपना इंटरेस्ट लगाएंगे तो ये आ गया 140,627. 4 लाख की रीपेमेंट हो रही है. इन दोनों का जो डिफरेंस है 4 लाख और 1,40,000 का इनका डिफरेंस है, उतना हमारा जो प्रिंसिपल पोर्शन है वो पे हो रहा है, वो हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी हमारे जो अमोर्टाइज्ड लोन की वैल्यू है. तो वो आ रही है 11,46,899. तो अगले साल के लिए ये ओपनिंग बन जाएगा. उसी तरह से इस पे 10% के अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट लगाएंगे. 3,84,000 की हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है ईयरली इंस्टॉलमेंट बेसिकली जा रही है वो आ जाएगी. और जो इनका डिफरेंस है उतना हमने प्रिंसिपल पोर्शन पे कर दिया, वो इसमें से लेस कर देंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा. तो अब इसी तरह से हम आगे के सालों का कर देंगे तो ये हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट जो है 0 हो जाएगी और हमारे पास इंटरेस्ट की जो है अमाउंट निकल के आ जाएगी टोटल. उसके बाद ये हमें दे रखा है 305083 जो ये बैलेंस है, इसके ऊपर 10% इन्होंने लगाया है. तो ये हम सबको मालूम है, हमने एसएफएम में भी ये चीज़ पढ़ी है कि जो लास्ट ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो एक अप्रॉक्सीमेशन की वजह से हमने डिफरेंस लेना होता है कि हमारा इंटरेस्ट इतना बनेगा, इतनी हमारी रीपेमेंट है, तो ये एडजस्ट हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. उसके बाद उन्होंने हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी हैं. जर्नल एंट्रीज हम कैसे करेंगे? स्टाफ लोन हमने अपनी एसेट खड़ी कर दी 16 लाख की, बैंक से पेमेंट करी है, उसको क्रेडिट कर दिया, तो ये हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं. उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसमें से
अपना इक्विटी पोर्शन अलग करना है। इक्विटी पोर्शन कैसे अलग करना है कि 16 लाख का लोन है, 16 लाख हमारी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, तो उसका जो डिफरेंस है वो आ रहा है 193728। तो ये हमने प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट, इसको हमने पहले ही बुक कर लिया, यानी इसको हमने पहले ही बुक कर लिया और इसको लोन में से लेस कर दिया, तो इसको हम आगे जाके एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद हम अपना इंटरेस्ट बुक कर लेंगे, स्टाफ लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। बेसिकली ये कंपनी की इनकम होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है और स्टाफ लोन डेबिट हो रहा है, तो ये इनकम है कंपनी की 1,40,627, 1,40,627। उसके बाद आता है आपका स्टाफ कॉस्ट टू प्रीपेड एक्सपेंस 38746, 38746। ये कैसे आया, जो हमारा ऊपर 193,728 ये आया था, 193,728 डिवाइड बाय 5, तो ये आता है आपका 38745, 38745.6 आ रहा है, तो इन्होंने राउंड ऑफ करके लिख दिया। तो इस तरह से हम इसको भी अमोर्टाइज करते रहेंगे साल दर साल। उसके बाद इन्होंने लिखा है वेयर द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट गिवन बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज एंड इट्स फेयर वैल्यू रिप्रेजेंट्स अनदर एसेट, देन सच एसेट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड अकॉर्डिंगली। सच डिफरेंस इज रिकॉग्नाइज्ड एज प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट एंड अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ लोन। तो ये सिंपल सा इन्होंने स्टार को इन्होंने डिफाइन किया है। आई थिंक इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, Rich Limited and Poor Limited decided to amalgamate their business with a view to public share issue. A holding company Mix Limited is to be incorporated on 1st May 2020 with all authorized capital of rupees 60 lakh in rupees 10 ordinary shares. The company will acquire the entire ordinary share capital of Rich Limited and Poor Limited in exchange of issue of its own shares. The consideration for the acquisition is to be ascertained by multiplying estimated profits available to the ordinary shareholder by agreed price earning ratio. The following relevant figures are given. तो इन्होंने बोला है कि हमारी रिच लिमिटेड एंड पुअर लिमिटेड हैं जो अमेलगमेट होना चाहती हैं, जो होल्डिंग कंपनी मिक्स लिमिटेड की सब्सिडरीज हैं। तो जो मिक्स लिमिटेड है वो इनकॉर्पोरेट हो रही है 1 मई 2020 विद ऑल ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 60 लाख इंटू 10 ऑर्डिनरी शेयर। ऑथोराइज्ड कैपिटल है 60 लाख की, 10 रुपये का एक शेयर है। द कंपनी विल एक्वायर द एंटायर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ रिच लिमिटेड एंड पुअर लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ इशू ऑफ इट्स ओन शेयर्स। द कंसिडरेशन फॉर द एक्विजिशन इज असरटेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स अवेलेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स बाय एग्रीड प्राइस अर्निंग रेशियो। जो हमारा प्रॉफिट आएगा सब कुछ काटने के बाद, जो शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट होता है उसको प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने का हमने इनको शेयर्स देने हैं। तो ये डिटेल्स दे रखी हैं रिच लिमिटेड पुअर लिमिटेड की। इश्यूड शेयर कैपिटल है 30 लाख, 12 लाख। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स हैं। एस्टिमेटेड एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट है बिफोर डिडक्शन ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन 6 लाख, 2,40,000। प्राइस अर्निंग रेशियो है 15 और 10। The shares in holding company are to be issued to the members of subsidiary on 1st June 2020 at a premium of 2.50 a share, and thereafter the share will be marketable on stock exchange. It is anticipated that merger will achieve significant economies but will necessitate additional working capital. Accordingly, it is planned that on 31st December 2020, Mix Limited will make further issue of 60,000 ordinary shares to the public for cash at a premium of 3.75 per share. These shares will not rank for dividend until 31st December 2020. In the period ending 31st December 2020, Bank OD facility will provide funds for the payment of management etc. expense estimated at 6,000. Is further assumed that interim dividend on ordinary shares relating to the period from 1st June to 31st December 20 will paid on 31st December 20 will by Mix Limited at 3.5%, Rich Limited 5% and Poor Limited 2%. You are required to project
as on 31st December 2020 for Mix Limited, the balance sheet as it would appear immediately after fully subscribed share issue. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर पीरियड एंडिंग 31st December 2020, आपको बैलेंस शीट और P&L बनाना है इसका प्रोजेक्टेड. Assume that rate of corporation tax to be 40%. You can make any other assumption you consider relevant. तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉफिट आपको निकालना है, उससे आपको शेयर्स निकालने हैं, शेयर्स आगे डिविडेंड देंगे, तो कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी और आंसर निकल आएगा. तो देखते हैं इसको कैसे करना है. सबसे पहले हम वर्किंग नोट की तरफ चलते हैं. वर्किंग नोट में इन्होंने क्या किया है, एस्टिमेटेड मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन. जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ था बॉक्स में उसको लिख लिया है 6,02,40,000. उसमें से डिवेंचर इंटरेस्ट जो हमें डिवेंचर्स दे रखे थे उसका साथ में इंटरेस्ट दे रखा था, उसको मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट निकल गया, उसको माइनस किया 6 लाख और 2 लाख आ गया. फिर टैक्स माइनस किया, लास्ट में हमें 40% टैक्स दिया हुआ है वो माइनस कर दिया. उसके बाद में प्रेफरेंस डिविडेंड उसका भी रेट दिया हुआ था, उसको भी हमने उसकी कैपिटल से मल्टीप्लाई करके डिविडेंड निकाल लिया. तो शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर का हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 3,60,000 एंड 60,000. पी रेशो हमें ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में 15 और 10. तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी जो शेयर होल्डर का प्रॉफिट है, सेकंड पैराग्राफ में ये रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट है अगर पी से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी हमारी कंसिडरेशन आएगी उसके शेयर्स को होल्ड करने की, जो मिक्स लिमिटेड होल्ड करेगा रिच एंड पुअर में. तो 54 लाख और 6 लाख जो है हमारी कंसिडरेशन निकल के आ गई. अब वो कह रहे हैं कि 10 रुपये का शेयर हम 12.5 रुपये में 2-2.5 रुपये के प्रीमियम में हम उनको पे करेंगे. 10 रुपये का जो एक शेयर है, तो हमने इनको 12.5 से डिवाइड कर लिया. तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास निकल के आ गए 4,32,000 और 48,000. तो अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी शेयर कैपिटल निकल के आ जाएगी जो इशू करनी है मिक्स लिमिटेड ने, वो आ रही है 43,20,000 एंड 4,80,000 और बाकी 2.5 रुपये का हमारा प्रीमियम आ रहा है. टोटल शेयर्स इशूड टू रिच लिमिटेड एंड पुअर लिमिटेड 4,32,000 प्लस 48,000, 4,80,000 का जो है हमने टोटल इशू करना है हमने मिक्स लिमिटेड, यानी मिक्स लिमिटेड ने इशू करना है रिच लिमिटेड एंड पुअर लिमिटेड को. शेयर इशू टू पब्लिक 60,000 शेयर जो है इन्होंने डिसाइड किया था कि 31 दिसंबर को 60,000 शेयर्स जो है कैश में इशू करेंगे. तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो 31 दिसंबर 2020 तक हैं 5,40,000 जो मिक्स लिमिटेड है वो इशू करेगा. फॉर शेयर्स इशूड टू रिच लिमिटेड एंड पुअर लिमिटेड, उनके लिए जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा वो 2.5 रुपये आएगा, जैसे हमने ऊपर निकाल लिया 4,80,000 इंटू 2.5. और जो कैश हम शेयर इशू करेंगे वो 3.75 के प्रीमियम के ऊपर पे रिसीव करेंगे. जो हमारा प्रीमियम है 60,000 इंटू 3.75 2,25,000. तो हमारा टोटल बैलेंस कितना आ गया 14,25,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का. तो सारी रिक्वायरमेंट उन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है, आपको बस निकाल के उसको यूज करना है. उसके बाद इन्होंने बनाया है एक बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है. शेयर इशू करे हैं 31 दिसंबर 2020 को 60,000 के 13 रुपये 75 पैसे के ऊपर, तो 8,25,000 हमारे बैंक में आएगा. डिविडेंड जो है इन्होंने क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट बीच में बोला था रिक्वायरमेंट में कि 5% रिच लिमिटेड जो है पे करेगा और 2% जो है पुअर लिमिटेड. जो इतनी इनकी कैपिटल है 30 लाख 12 लाख, उसके ऊपर ये दोनों अपना डिविडेंड पे करेंगे और मिक्स लिमिटेड जो है रिसीव करेगा 1,24,000. मैनेजमेंट के एक्सपेंस हैं 6,000, बिल्कुल लास्ट में 6,000 की अमाउंट उन्होंने बता रखी है जहाँ बैंक ओडी वाली बात करी हुई है. और डिविडेंड पे किया है मिक्स लिमिटेड ने, डिविडेंड की बात ये बोली हुई है यहाँ पे. %3.5% जो है मिक्स लिमिटेड पे करेगा. तो ये इन्होंने वर्किंग नोट 3 में दिखा रखा है कि 1,68,000 कैसे आया. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो थे 54 लाख के. टोटल शेयर कैपिटल थी बेसिकली 54 लाख की हमारी कैपिटल थी, जिसमें से 60,000 शेयर्स जो हमने कैश में इशू करे थे 31 दिसंबर में, वो उन्होंने क्वेश्चन में भी बोला हुआ है कि उस पर डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा.
तो वो हमने लेस कर दिया 6 लाख रुपए। तो शेयर एलिजिबल फॉर डिविडेंड हैं हमारे 48 लाख के। 48 लाख के ऊपर 3.5% हम अगर लगाएंगे तो 1,68,000 के हमारा डिविडेंड निकल के आएगा। तो हमने 1,68,000 एज डिविडेंड पे कर दिया। इन सबको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस 8,25,000 आ जाएगा। तो ये हमने वर्किंग नोट्स डिस्कस किए हैं। आगे हम चलते हैं हमारे P&L की ओर। सबसे पहले P&L में और कोई तो चीज़ थी नहीं, एक इनकम आ रही थी हमें डिविडेंड्स की, जो हमें रिच लिमिटेड और पुअर लिमिटेड से आ रहे हैं 1,74,000। इसकी एंट्री क्या डालेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम। तो बैंक में हमने वहाँ पे देखा था कि 1,74,000 का हमें डिविडेंड बैंक में आ रहा है। यहाँ पे ये रहा 1,50,000 एंड 24,000, ये दोनों ऐड होके होते हैं 1,74,000 की हमारी इनकम है। तो उसको हमने P&L में चार्ज कर दिया। 1,74,000 की हमारी इनकम थी। मैनेजमेंट के एक्सपेंस दिए हुए थे 6,000 के। इसकी क्या एंट्री होगी, मैनेजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू बैंक 6,000 हमने यहाँ से पे कर दिया। तो हमारा टोटल नेट प्रॉफिट कितना निकल गया था 1,68,000। ये हमारा P&L है। अब हम चलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स की ओर। नोट्स टू अकाउंट्स में ऑथराइज कैपिटल 6 लाख शेयर इंटू 10 इज 60 लाख का हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल है। 5,40,000 के इक्विटी शेयर्स हमने इशू करे हैं रिच लिमिटेड और पुअर लिमिटेड को 54 लाख में। 54 लाख का हमारा जो है शेयर कैपिटल निकल के आता है। सिक्योरिटी प्रीमियम 14,25,000 ऑलरेडी वर्किंग नोट में डिस्कस हो चुका है। 1,68,000 का जो है हमारी P&L से हमारा जो बैलेंस निकल के आता है वो है। और डिविडेंड जो मिक्स लिमिटेड ने पे किया है वो भी 1,68,000 है। ये बाय चांस सेम आ गया। 1,68,000 का डिविडेंड पे किया है 3.5% जो कैपिटल के ऊपर पे किया है। तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस 14,25,000 आ जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी कंपनी शेयर एट कॉस्ट 60 लाख का जो है हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। मिक्स लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। 60 लाख कहाँ से आया, ये 54 लाख प्लस 6 लाख। तो ये कॉस्ट के ऊपर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है मिक्स लिमिटेड ने। 60 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई। अदर इनकम जो डिविडेंड था जो हमने P&L, ये P&L का नोट्स टू अकाउंट्स है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने नोट्स टू अकाउंट्स भी डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। तो अब तो बैलेंस शीट में कुछ रहा नहीं, सिर्फ हमने फिगर्स ही पुट आउट करनी है। शेयर कैपिटल 54 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 14,25,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 60 लाख और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8,25,000 जो हमने बैंक से बैलेंस निकाला था। तो ये बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और P&L ही निकालने थे, वो हमने निकाल दिया। सारी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में दे रखी है। आपको बस जो रिक्वायर्ड डाटा है उसको आपको नोटिस करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जो रिक्वायरमेंट उसने बोली हुई है, सारी चीज़ें बोली हुई हैं, आपको क्वेश्चन में दे रखा है, बस आपको उसको एडजस्ट करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 12 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है और अच्छे मार्क्स देके जाता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ S Limited एंड H Limited एज ऑन 30th June 2020 वर एज फॉलोज। तो हमें ये बैलेंस शीट दे रखी है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी शेयर कैपिटल 80 क्या है ये, आई थिंक 80 करोड़ होगा, 80 करोड़ 25, रिजर्व एंड सरप्लस 475, नॉन करंट लाइबिलिटी 10% 25 lakh debentures of rupees 100 each 25 crores, other non current liabilities 1 crore 20 lakhs, करंट लाइबिलिटीज 356 एंड 200 टोटल दे रखा है। एसेट्स में फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन 125। इन्वेस्टमेंट इन H Limited 2 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट कॉस्ट, यानी 2 करोड़ इक्विटी शेयर जिनकी कीमत बुक वैल्यू 10 रुपये है वो हमने 32 रुपये में खरीद रखे हैं। तो 20 करोड़ की चीज़ हमने 32 में खरीद रखी है S Limited ने H Limited की। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि S Limited जो है होल्डिंग कंपनी है, H Limited जो है सब्सिडरी कंपनी है। इस बात का मेन ध्यान रखना है। कई बार मोस्टली क्या होता है H Limited को होल्डिंग रखते हैं और S को सब्सिडरी रखते हैं, लेकिन उन्होंने उल्टा रखा है जानबूझ के।
तो बच्चे मेनली इसी में धोखा खा जाते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, 10% 25 लाख डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट कॉस्ट ऑफ 24। तो जो ये 25 करोड़ रुपए के डिवेंचर्स हैं वो खरीद रखे हैं एस लिमिटेड ने 24 रुपये में, यानी डिस्काउंट पे खरीद रखे हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट 56 करोड़ की है। और अदर करंट जो एसेट्स हैं हमारी 800 और 300, तो टोटल 956 और 325 जो हमारी है बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है। उसके बाद रिक्वायरमेंट में ये लोग क्या बोल रहे हैं, इन अ ड्यूली अप्रूव्ड स्कीम ऑफ एब्जॉर्प्शन एस लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ एच लिमिटेड एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹330 करोड़ एंड लाइबिलिटीज वर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। ये कह रहे हैं कि जो स्कीम हमारी अप्रूव हुई है, एस लिमिटेड टेक ओवर एच लिमिटेड, एस लिमिटेड एच लिमिटेड को टेक ओवर करेगी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 330 करोड़। 330 करोड़ में वो है इनको एक्वायर करेगी, जो इनकी एसेट्स हैं। जो लाइबिलिटीज हैं वो बुक वैल्यू के ऊपर एक्वायर करेगी। अदर शेयर होल्डर्स ऑफ एच लिमिटेड, यानी एक तो एस लिमिटेड खुद ही शेयर होल्डर है जो इसको एक्वायर कर रहा है, उसके अलावा जो शेयर होल्डर बचते हैं एच लिमिटेड पर अलॉटेड इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड, उनको एस लिमिटेड के शेयर्स मिलेंगे एट ए प्रीमियम ऑफ ₹90 पर शेयर इन सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम्स। उनको जैसे 10 रुपये का शेयर है, 90 रुपीज़ प्रीमियम यानी 100 रुपीज़ में मिलेगा उनको जो शेयर है एस लिमिटेड में। तो एस लिमिटेड वैल्यूड द फिक्स एसेट्स टेकन ओवर एट ₹40 करोड़। जो एस लिमिटेड है, जो वहाँ से एसेट्स आई हैं उनको वो 40 करोड़ के ऊपर वैल्यू करेगा, जो वहाँ से फिक्स एसेट्स आई हैं। जो जितने की फिक्स एसेट की वैल्यू है हमने उसको 40 करोड़ के ऊपर लेना है। एंड ऑल अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू। बाकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू के ऊपर हम रिकॉर्ड कर देंगे। द स्कीम ऑफ अब्जॉर्प्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 1 जुलाई 2020। यू आर रिक्वायर्ड टू pass the necessary journal entries in books of S Limited to record the transactions। S Limited की बुक्स में हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ S Limited आफ्टर अब्जॉर्प्शन इन रिवाइज शेड्यूल 3, ये 6 लिख दिया है, रिवाइज शेड्यूल 3 फॉर्मेट अलोंग विद नोट्स टू अकाउंट्स। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमने वर्किंग नोट बनाना है बिल्कुल नीचे, जो मेन पार्ट होता है वो ऊपर करते हैं, जो वर्किंग नोट होता है वो हमने नीचे बनाना है सबसे। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अमेलगमेशन में सबसे पहले हम परचेज कंसीडरेशन जो है कैलकुलेट करते हैं। तो उन्होंने बोला था कि जो हमने अपनी टोटल एसेट्स हैं एच लिमिटेड की वो 330 करोड़ में उनकी वैल्यू करी है। 330 करोड़ हमने एसेट्स की वैल्यू ले ली। उसके बाद में लाइबिलिटीज जो है वो बुक वैल्यू के ऊपर है। 10% डिवेंचर्स हैं 25 करोड़ के, बाकी लाइबिलिटीज हैं 200 करोड़, ये इनकी बुक वैल्यू है, वो हमने यहाँ से माइनस कर दी। तो हमारी परचेज कंसीडरेशन निकल के आती है 1 करोड़ 5 लाख। तो ये हमारी परचेज कंसीडरेशन है, यानी नेट एसेट मेथड के जरिए हमने इसको निकाल लिया। उसके बाद जो 80% शेयर्स थे वो एस लिमिटेड एक्वायर कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि 80% कहाँ से आया, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया कि 2 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एस लिमिटेड ने एक्वायर कर रखे हैं, और टोटल हमारे जो शेयर्स हैं 25 करोड़ की शेयर कैपिटल है। तो 20 करोड़ के इन्होंने एक्वायर कर रखे हैं और 25 करोड़ की टोटल है। 20/25 80% जो है वो शेयर होल्ड करता है एस लिमिटेड। तो उस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने 80% लिख दिया और 84 यहाँ से माइनस कर दिया। 105 का 80% 84। तो अब ये बोलेंगे कि ये 105 का 80% क्यों किया, क्योंकि ये क्लेम इनका खुद का ही क्लेम है। अब ये खुद को थोड़ी पे करेंगे, एस लिमिटेड खुद ही शेयर होल्डर है 80% का, तो वो अपना शेयर जो है वो इसमें से लेस कर देगा। और बाहर वालों का जो अदर शेयर होल्डर्स हैं 21 के जो शेयर होल्डर्स हैं 21 करोड़ के शेयर होल्डर्स हैं, उनको हमने 10 रुपये वाला शेयर 90 रुपये के प्रीमियम के ऊपर देना है, यानी 100 रुपये की कॉस्ट पे देना है। तो हम उनको क्या करेंगे, 21 लाख शेयर्स जो हैं 21 लाख @10 ईच हम उनको पे कर देंगे शेयर्स के रूप में। 2.10 के जो है हमारे शेयर्स आ गए हैं और उनका डिफरेंस जो है हम सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर देंगे। बिल्कुल ही सिंपल है। अब हम इन्होंने बोला था कि जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास की हैं।
सबसे पहले तो वैसे ही बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ एच लिमिटेड, ओल्ड कंपनी के लिक्विडेटर्स को क्रेडिट किए 105 जो हमारी परचेज कंसिडरेशन थी। उसके बाद इन्होंने बोला था कि फिक्स एसेट्स जो है हमने 40 रुपीज़ पे उनको वैल्यू करना है, तो 40 रुपीज़ पे वैल्यू कर दिया। और जो बाकी एसेट्स हैं उनको हमने बुक वैल्यू पे लेना है। 340 करोड़ की हमने सारी एसेट्स ली थी, जिसमें से फिक्स एसेट को स्पेसिफिकली बोला था कि 40 करोड़ पे वैल्यू करना है, बाकी को जितने की हमने एसेट्स ली थी उस पर हमने बुक कर लेना है। और क्रेडिट में डिवेंचर्स जो हैं 10% डिवेंचर्स अब उनके थे, अब हमारे हो गए हैं, इसलिए हमने इनको क्रेडिट कर दिया। करंट लाइबिलिटीज थी 200 करोड़ की, वो हमने ले ली हैं। बिजनेस परचेज अकाउंट 105 करोड़, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। और जो इनका डिफरेंस आता है वो हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 10 करोड़। अब जो 25 करोड़ के डिवेंचर्स थे वो हमने ही एक्वायर कर रखे थे, तो वो हमारी एसेट थी, तो इधर से हम अपनी लाइबिलिटी को कैंसिल कर देंगे, उसको हमने डेबिट कर दिया जो यहाँ पे लेके आए हैं 10% डिवेंचर। उधर से हम इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर देंगे, इन्वेस्टमेंट हमने 24 पे करी थी, तो जो डिफरेंस आता है वो हम कैपिटल रिजर्व में पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे डिवेंचर्स कैंसिल हो गए, जो हम लाइबिलिटी लेके आए थे एच लिमिटेड की, और जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वो कैंसिल होगी 24 रुपीज़ की। Being the offsetting of 10% debenture held as liability as well as investment in ventures of H Limited and transferring to the difference to the capital reserve. उसके बाद लिक्विडेटर्स ऑफ एच लिमिटेड 21 करोड़ का जो है हमारा लिक्विडेटर जो हम डेबिट कर देंगे, जो बाहर वालों को हमने पेमेंट करनी है। और इक्विटी शेयर 2.10 ऑलरेडी हम परचेज कंसिडरेशन में इसको डिस्कस कर चुके हैं, बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम बच जाएगा। अब नेक्स्ट जो लिक्विडेटर एच लिमिटेड जो खुद के हैं हमारे, जो खुद एच लिमिटेड ने एक्वायर कर रखे थे एच लिमिटेड में 84 करोड़ हो गए, उतने से हम इन्वेस्टमेंट जो हमने कर रखी थी वो कैंसिल कर देंगे, और जो बाकी जो डिफरेंस है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज हैं। उसके बाद जो हमारी बैलेंस शीट है बिल्कुल ही ईजी होती है, जो हमने जर्नल एंट्रीज डाली हैं, जो जो डिफरेंसेस आए हैं अपनी पुरानी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग उसको हम एडजस्ट कर देंगे। तो आई थिंक इसको डिस्कस करने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है, बिल्कुल ही बच्चों वाला काम होता है ये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ABC Company Limited issued 10,000 compulsory cumulative convertible preference shares as on 1st April 2001 at ₹150। तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को है, जो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है 10,000 वो इशू कर रही है 150 रुपये के ऊपर 1 अप्रैल 2001 को। उनका रेट ऑफ डिविडेंड है 10% पेबल एवरी ईयर वो 10% जो है डिविडेंड पे करेगी। प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टिबल इनटू 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ 5th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। लास्ट में जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो 5,000 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जब 5वां साल का एंड होगा। When these preference shares are issued, the prevailing market interest rate is for similar debt without conversion option is ₹15% per annum। जो मार्केट का रेट चल रहा है वो 15% चल रहा है, जो अगर हम सिमिलर डेट इंस्ट्रूमेंट अगर हम इशू करते हैं तो। ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ इशुएंस इज 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोसीड्स, बिल्कुल सिंपल सी बात है। उसके बाद इन्होंने जो हमें यहाँ पे डाटा दिया है उसको इन्होंने खोल के दे दिया। अगर ये डाटा ना भी देते नीचे वाला तो इतने से भी हम क्वेश्चन कर सकते थे आराम से, लेकिन उन्होंने ये दे दिया तो ये हमारे लिए बोनस है। एक बार इसको भी दे लिखते हैं। डेट ऑफ अलॉटमेंट 1 अप्रैल 2001, डेट ऑफ कन्वर्जन 1 अप्रैल 2006। ऑलरेडी हमें क्वेश्चन से ये चीज़ें पता चलती हैं। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10,000 ये भी ऑलरेडी गिवन था। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 150 ये भी गिवन था। टोटल प्रोसीड्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। रेट ऑफ डिविडेंड 10%, मार्केट रेट ऑफ सिमिलर इंस्ट्रूमेंट 15% ये भी गिवन है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 30,000, 2% ऑफ प्रोसीड्स, 2% ऑफ 15,30,000 ये भी गिवन है और यहाँ पे इन्होंने निकाल के दे दिया। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर कन्वर्जन 10 रुपीज। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड 5,000। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 15.86%, ये एक नई चीज दी है।
उसके बाद you are required to compute the liability and equity component and pass the journal entries for the entire term of agreement, that is from the issue of preference share till the conversion into the equity shares, keeping in view provisions of relevant Ind AS। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स सी कैसे इसको किया है। This is compound financial instrument with two components, liability representing present value of future cash outflows and balance representing equity component। तो हमने इसको इक्विटी और लाइबिलिटी कंपोनेंट में पहले तो डिवाइड कर लेना है। किस तरह से करेंगे चलिए देखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हर साल हमारा जो है 10% जो डिविडेंड हम बांटते हैं हर साल, तो 10% डिविडेंड ऐसे निकाल के रख लेंगे। पहले साल का 1.5 लाख, दूसरे का 1.5 लाख, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, और इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% से हमने इसको डिस्काउंट करना है। तो मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई, तो ये हमारा लाइबिलिटी पोर्शन निकल के आ गया 502823.25, और हमारी टोटल प्रोसीड्स जो थी वो थी 15 लाख। तो इनका डिफरेंस जो है हमारा इक्विटी कंपोनेंट निकल के आ गया 997176। बिल्कुल ही सिंपल है। एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम कैसे एलोकेट करेंगे, लाइबिलिटी कंपोनेंट लिख लेंगे 502823, इक्विटी कंपोनेंट लिख लेंगे 997177 15 लाख, और जो हमारा 2% था वो इसको 2% से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 30,000 इनका टोटल होगा। नेट अमाउंट इनका डिफरेंस 492767977233, यानी 14,70,000 की है जो हमारी टोटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी प्लस इक्विटी कंपोनेंट है। अकाउंटिंग फॉर लायबिलिटी एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, इनिशियल अकाउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट दैट इज इनिशियल फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट फॉर द लायबिलिटी, अज्यूमिंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15.86%। ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अज्यूम पता नहीं क्यों कर रखा है जब ऑलरेडी गिवन है ये रेट। 1 अप्रैल 2001 जो हमारा लाइबिलिटी पोर्शन था, नेट लाइबिलिटी पोर्शन आफ्टर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उसको हमने लिख लिया ओपनिंग में, और इसके ऊपर हम अपना 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया तो आ गया 78,153। कैश फ्लो हमारा निकल के जा रहा है 1,50,000 हर साल का। तो जो हमारा कैश फ्लो है उसमें से हम अपना इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो हमारा प्रिंसिपल पोर्शन जो पे हुआ है इस साल वो निकल के आ जाएगा। वो प्रिंसिपल पोर्शन 4,92767 में से माइनस करेंगे तो हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटी 420,920 आ जाएगी। उसके बाद फिर से 420,920 इसके ऊपर 15% इंटरेस्ट लगा देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा। कैश फ्लो 1,50,000 हर साल जा रहा है, 1,50,000 में से 66,758 माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा इस साल 31 मार्च 2003 में पे हुआ है, उसको हम 420,920 से माइनस करके आ जाएगा 3,37,678। इसी तरह से अगले सालों का करते रहेंगे और हम पूरा का पूरा इसको अमोर्टाइज कर देंगे जितना भी हमारा लोन है। अब इसकी हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। जर्नल एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड फॉर द एंटायर टर्म, इन्होंने एंटायर टर्म का बोला है, हम एक ही साल का करेंगे, बाकी का सेम ही है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर 492,767 टू इक्विटी कंपोनेंट 977,233, 14,70,000 का हमने लोन लिया है, तो ये बैंक में पैसा आ गया। 30,000 जो है हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑलरेडी कट चुकी है, तो हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो प्रेफरेंस शेयर जो है हमारा 492,767 का हमने खड़ा कर दिया, बाकी इक्विटी कंपोनेंट खड़ा कर दिया 977,233। उसके बाद 31 मार्च 2002 को क्या किया, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 1.5 लाख टू बैंक, हमने प्रेफरेंस शेयर की जो है पेमेंट कर दी है 1.5 लाख की, जो हम डिविडेंड पे कर रहे हैं बेसिकली। तो उस डिविडेंड में से फाइनेंस कॉस्ट कितनी है, फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 78,153, 78,153 जो हमने ये निकाली है, ये वाली वैल्यू, ये हमारी फाइनेंस कॉस्ट निकल के आ जाएगी। उसी तरह से 2003 में हमने वैसे एंट्री डालनी है, फिर फाइनेंस कॉस्ट उसी तरह से हमने बुक करना है।
2014 में भी ऐसे ही करना है, 2015 में भी ऐसे ही करना है, सॉरी 2005 में भी ऐसे ही करना है। फिर 2006 में फाइनेंस कॉस्ट लास्ट वाली जो है हमने बुक करी, उसके बाद में इन्होंने कहा कि हमारा जो है जो हमारा इक्विटी कंपोनेंट था उसको हमने डेबिट कर दिया 977, और उसके बदले में हमने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 इंटू 10 वो हमने इक्विटी कैपिटल उनको दे दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, बाकी हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में इतना अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। तो ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। ये एक थ्योरी क्वेश्चन है। आफ्टर द हैवॉक कॉज्ड बाय फ्लड in Jammu and Kashmir, a group of companies undertakes during the period from October 2020 to December 2020 various commercial activities with considerable concessions, discounts along the related affected areas. The management intends to highlight the expenditure incurred on such activities as expenditure incurred on activities undertaken to discharge the corporate social responsibility while publishing its financial statement for the year 2020 and 21. State whether the management intention is correct or not, why. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में फ्लड आ गया है, तो जो हमारी कंपनी है उसने वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ करी है, लेकिन डिस्काउंटेड रेट्स पे, कंसेशनल रेट पे, जहाँ पे इफेक्टेड एरिया था। तो मैनेजमेंट कह रही है कि वो जो उनको एक्सपेंस हुआ है, जो उन्होंने डिस्काउंट का एक्सपेंस किया है, उसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। तो देखते हैं कि इसको हम आंसर में इन्होंने क्या किया है। CSR रिपोर्टिंग इज एन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट विद रिस्पेक्ट टू डिस्चार्ज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी। तो ये जनरल बात है कि कॉर्पोरेट एंटिटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने हमें बताई जाती है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को है फुलफिल करना है। कॉर्पोरेट जो उनकी सोसाइटी के प्रति उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थ्रू CSR रिपोर्ट द कॉर्पोरेट एंटरप्राइज डिस्क्लोज द मैनर इन विच दे आर डिस्चार्जिंग देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें CSR रिपोर्ट से पता चलता है कि वो कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं। मोर स्पेसिफिकली इट इज़ एड्रेस्ड टू द पब्लिक और सोसाइटी एट लार्ज, ऑल्दो इट कैन बी स्क्वेयरली यूज्ड बाय अदर यूजर ग्रुप्स ऑल्सो। एक जर्नल बात है, एक इंट्रोडक्टरी पैरा हम कह सकते हैं इसको। उसके बाद आता है हमारा प्रोविजन। प्रोविजन क्या कहता है? सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मैंडेटेड दैट कंपनीज फुलफिलिंग द क्राइटेरिया मेंशन्ड इन सेट सेक्शन टू स्पेंड सर्टेन अमाउंट ऑफ देयर प्रॉफिट्स 2% वो हम जानते हैं ऑन एक्टिविटीज एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट। कंपनीज नॉट फॉलोइंग within that criteria can also spend on CSR activities voluntarily। CSR जो है, अगर आप उस क्राइटेरिया में नहीं भी आते हो जो उनकी रिक्वायरमेंट है सेक्शन 135 की, कि आपका प्रॉफिट इस लिमिट से ज़्यादा हो या टर्नओवर इस लिमिट से ज़्यादा हो, तो आपको CSR करना पड़ेगा। अगर आप उस लिमिट से नीचे हो तो वॉलंटरीली भी कर सकते हो। ये भी एक जनरल बात है। अभी तक हम आंसर शुरू ही नहीं किया हमने सिर्फ प्रोविज़न का हवाला दिया है। However, beside the requirement of constitution of a CSR committee and CSR policy, the corporate entity should also take care that expenditure incurred on CSR should not be expenditure incurred for the activities in the ordinary course of business। तो ये इन्होंने आंसर दिया है इतनी सी बात में। इन्होंने कहा कि अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी एक्सपेंडिचर करते हो या कोई भी काम करते हो तो आप उसको CSR एक्टिविटी नहीं मानोगे। इफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड इज फॉर द एक्टिविटीज in the ordinary course of business, then it will not be qualified as expenditure incurred on CSR activities। तो वो CSR की एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। Here it is assumed that commercial activities performed at concessional rate are the activities done in the ordinary course of business of the companies। तो ये ऑलरेडी बता रखा है कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो काम कर रहे हैं, चाहे वो डिस्काउंट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। Therefore, the intention of management to highlight the expenditure incurred on such commercial activities in its financial statement
एज एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द एक्टिविटीज अंडरटेकन टू डिस्चार्ज CSR इज नॉट करेक्ट। तो ये नहीं माना जाएगा क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उन्होंने एक्सपेंस की है, उनको अलग से एक्सपेंस करना पड़ेगा और वो शो करना पड़ेगा।